समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के युवराज और बहरीन के राजा के साथ पश्चिम एशिया की बदलती स्थिति पर चर्चा की। क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली पर बल दिया। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में संघर्ष और बढ़ा। ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने नई दिल्ली में वार्ता की। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौतों को शीघ्रता से लागू करने का निर्णय लिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना से पार्टी की परिवर्तन यात्रा शुरू की। और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में 8% से अधिक की बढ़ोतरी। भारतीय शेयर बाजार में 1.3% की गिरावट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच सऊदी अरब के प्रधानमंत्री राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान और बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों पर हुए हमलों की कड़ी निंदा करते हुए इसे संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन बताया। श्री मोदी ने कहा कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने इस कठिन समय में भारतीय समुदाय का ध्यान रखने के लिए दोनों देशों का आभार व्यक्त किया। अमेरिका और इसराइल द्वारा ईरान पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में स्थिति और बिगड़ गई है। ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान और इसराइल अमेरिका के बीच बढ़ते मिसाइल तथा ड्रोन हमलों से पश्चिम एशिया में संघर्ष तेज हो गया है। ईरान और समर्थित संगठन मिलकर इसराइल तथा खाड़ी देशों पर मिसाइल हमले कर रहे हैं। वहीं इसराइल और अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर बमबारी की। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने कहा है कि वे ईरान के हमलों का मुकाबला करने के लिए अमेरिका के साथ हैं। खाड़ी देशों के एक समूह ने कहा कि उन्हें ईरानी हमलों का जवाब देने का अधिकार है। इसराइल की वायुसेना ने कहा है कि उसने अमेरिका के साथ संयुक्त हमले में ईरान के 24 प्रांतों पर पिछले एक दिन में 1200 से अधिक मिसाइलें दागी। ईरान ने अब तक बहरीन, इराक, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात सहित 9 खाड़ी देशों पर हमले किए हैं। साइप्रस में ईरान के एक ड्रोन ने ब्रिटेन के सैन्य अड्डे को निशाना बनाया। इनमें से अधिकांश हमलों को नाकाम कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि देश में प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता और सामर्थ्य सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। श्री पुरी ने कहा कि उन्होंने मंत्रालय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कच्चे तेल, एलपीजी और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति स्थिति की समीक्षा की। इससे पहले श्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इनमें महत्वपूर्ण खनिज सहयोग, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक सहयोग शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत कनाडा सीईओ फोरम में कहा कि दोनों देश जीवंत लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाएं और साझा मूल्यों पर आधारित समाज हैं। आज नई दिल्ली में आयोजित भारत कनाडा सीईओ फोरम के दौरान श्री मोदी ने कहा कि लोकतंत्र, विविधता और विकास दोनों देशों को स्वाभाविक साझेदार के रूप में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। श्री मोदी ने कहा कि लक्ष्य ये है कि 2030 तक हमारा व्यापार $50 बिलियन तक पहुंचे। हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक हमारा व्यापार $50 बिलियन तक पहुंचे। आर्थिक सहयोग का पूरा पोटेंशियल अनलॉक करना ये हमारी प्राथमिकता है। इसलिए हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को जल्द ही फाइनलाइज करने का निर्णय लिया है। इससे दोनों देशों में निवेश और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा दोनों देशों के संबंध में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। नई दिल्ली में आज कनाडा के प्रधानमंत्री की भारत की आधिकारिक यात्रा के बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के पूर्व मामलों के सचिव श्री कुमारन ने कहा कि इस यात्रा के दौरान स्वच्छ ऊर्जा और फिनटेक सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण व्यापारिक सहयोग भी प्राप्त हुआ।
Canada's decision to join the International Solar Alliance. कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के पूर्ण सदस्य के रूप में अपनी भागीदारी को बढ़ाने का निर्णय वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा प्लेटफॉर्मों पर अधिक निर्भर करता है। इस रिश्ते की आधारशिला लोगों के बीच परस्पर संबंध है। शिक्षा और अनुसंधान में सहयोग भारत कनाडा साझेदारी में महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाते हैं। In the India-Canada partnership. कनाडा के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा पर हमारी संवाददाता की रिपोर्ट। भारत और कनाडा ने एक महत्वाकांक्षी और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते को नई दिशा देने के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका लक्ष्य 2026 के अंत तक बातचीत को पूरा करना है। यह समझौता आर्थिक साझेदारी और व्यापार को बढ़ावा देगा, साथ ही कनाडा से अधिक निवेश को प्रोत्साहित करेगा। इसके अलावा $2.6 अरब के दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके तहत भारत में यूरेनियम की आपूर्ति की जाएगी। साथ ही नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और कनाडा के ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय ने सौर, पवन, बायोमास, अपशिष्ट से ऊर्जा, लघु जल विद्युत, ऊर्जारण भंडारण और क्षमता निर्माण में द्विपक्षीय तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कनाडा ने घोषणा की कि वह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने की प्रक्रिया की रिपोर्ट के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिण 24 परगना के रायदिघी से आज भाजपा की परिवर्तन यात्रा शुरू की। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता बदलाव चाहती है। श्री शाह ने कहा कि राज्य की जनता कुशासन से परेशान है। श्री शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व पर तीखा हमला किया। ये परिवर्तन यात्रा है, बंगाल में परिवर्तन करने के लिए निकाली जा रही। परिवर्तन शब्द से हमारा मतलब है घुसपैठ से मुक्त बंगाल बनाना। ये परिवर्तन का मतलब है ये भ्रष्ट तृणमूल कांग्रेस की सरकार हटाकर कमल फूल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। श्री शाह ने आज वायदा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के सत्ता में आने पर पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों को 100% 7वां वेतन आयोग मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली की महिलाओं को समर्पित 4 योजनाओं का आज शुभारंभ किया। इन योजनाओं के अंतर्गत लखपति बिटिया योजना, सहीले पिंक स्मार्ट कार्ड, मेरी पूंजी मेरा अधिकार और मुफ्त LPG सिलेंडर योजना शामिल है। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि महिलाएं समाज का अभिन्न स्तंभ हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के माध्यम से बालिकाओं की शिक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना करोड़ों महिलाओं को धुएं से मुक्त दिलाती है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के द्वारा महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण सुविधा दी जा रही है। लखपति दीदी योजना जैसे पहलों से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का अवसर दिया जा रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत और अमेरिका को उन्नत जैव विनिर्माण में एक सुनियोजित भारत डेलावेयर साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में डेलावेयर के गवर्नर मैचमेयर के नेतृत्व में आए अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। उन्होंने इस बैठक में अनुसंधान, विनिर्माण और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में चर्चाओं को सहयोग में बदलने के लिए कार्य समूह के गठन का प्रस्ताव रखा। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि EPF के केंद्रीय न्यासी बोर्ड CBT की 239वीं बैठक की अध्यक्षता की। डॉक्टर मांडविया ने बताया कि बैठक में करोड़ों मेहनती श्रमिकों की जीवन स्तर को सुगम बनाने और नियोक्ताओं के लिए व्यापार करने की सुगमता को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। निर्वाचन आयोग के शीर्ष अधिकारियों ने आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ आज उच्च स्तरीय वर्चुअल बैठक की। बैठक को वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश भारती और आयोग के अन्य शीर्ष अधिकारियों ने संबोधित किया।
सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा की देखरेख करने वाले मुख्यालयों का दौरा किया। जनरल द्विवेदी को परिचालन रसद, प्रशिक्षण संरचना और प्रशासनिक तैयारियों के बारे में जानकारी दी गई। जनरल द्विवेदी को बदलती परिस्थितियों में संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए रियर एरिया सुरक्षा, एकीकृत रसद और निर्बाध सैन्य नागरिक समन्वय सुनिश्चित करने में बल की तैयारियों से अवगत कराया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित 16 पुस्तकों का विमोचन किया। इनमें 14 पुस्तकें तमिल भाषा में और 1 पुस्तक हिंदी तथा अंग्रेजी में है। उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बंकिम चंद्र चटर्जी के जीवन पर तमिल, अंग्रेजी और हिंदी में 1 पुस्तक का विमोचन भी किया। श्रम और रोजगार तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली के राजघाट स्थित गांधी दर्शन में आयोजित एक समारोह में महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर नामक पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक का लेखन आकाशवाणी के अपर महानिदेशक डॉक्टर धीरज काकड़िया ने किया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वॉल्फर तुर्क ने भारत में समाज की जीवंतता की प्रशंसा करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक परंपराओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बनाए रखने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 61वें सत्र में श्री तुर्क ने पाकिस्तान और चीन में मानवाधिकारों की चिंताजनक स्थिति की कड़ी आलोचना की। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद। सेंसेक्स 1048 अंकों की भारी गिरावट से 80,239 पर बंद हुआ। निफ्टी 313 अंक टूटकर 24,866 पर दर्ज हुआ। कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों की बात करें तो वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 20% और भारत के तेल आयात का 40% से अधिक स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से होकर निकलता है और इस रास्ते में रुकावट से जुड़ी चिंताओं के चलते तेल की कीमतों में 8% से अधिक उछाल दर्ज हुआ। खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने आज अस्मिता एथलेटिक्स प्रतियोगिता की घोषणा की। इस प्रतियोगिता में 8 और 9 मार्च को देश भर के 250 जिलों की 2 लाख से अधिक लड़कियां हिस्सा लेंगी। श्रीमती खड़से ने कहा कि ये पहल जमीनी स्तर पर प्रतिस्पर्धा का मंच प्रदान करके देश भर की महिला खिलाड़ियों को सशक्त बनाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हम आने वाले दिनों में स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ाएं, 2030 में कॉमनवेल्थ या हम ओलंपिक की हम जब बात करते हैं तो उसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन हमारे महिलाओं का आना चाहिए। इसलिए प्रयास है कि हम एक अवेयरनेस मिता के लीग्स के माध्यम से पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ेगा। T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने कल वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। प्रतियोगिता का पहला सेमीफाइनल बुधवार को ईडन गार्डन्स में दक्षिण अफ्रीका न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल बृहस्पतिवार को मुंबई में भारत और इंग्लैंड के बीच होगा। दोनों मैचों के विजेता 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल खेलेंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में अंगदान के महत्व पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विशेषज्ञ से प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 011-2331-0481 011-2371-717। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के युवराज और बहरीन के राजा के साथ पश्चिम एशिया की बदलती स्थिति पर चर्चा की। क्षेत्रीय शांति स्थिरता की शीघ्र बहाली पर बल दिया। अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में संघर्ष और बढ़ा। ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते को शीघ्रता से लागू करने का निर्णय लिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना से पार्टी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में 8% से अधिक की बढ़ोतरी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का स्वागत है। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण में मैं हूं करिश्मा राय और श्रोताओं तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार उत्तरा गणेशन। उत्तरा जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद करिश्मा। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक के स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर।
आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने कल वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब भारत का मुकाबला 5 मार्च को इंग्लैंड से होगा। अतिका मीर ने रेसिंग में चैंपियंस ऑफ द फ्यूचर अकादमी कार्टिंग सीरीज के यूरोपीय चरण में पोडियम स्थान हासिल कर इतिहास रचा। खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने आज अस्मिता एथलेटिक्स प्रतियोगिता की घोषणा की और हॉकी विश्व कप क्वालिफायर मुकाबले के लिए भारतीय महिला टीम हैदराबाद पहुंची। तो श्रोता, श्रोताओं, सबसे पहले शुरुआत क्रिकेट से करेंगे। टी20 क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत ने अपनी जगह पक्की कर ली है। टीम ने कल खेले गए मुकाबले में वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की। हालांकि भारतीय टीम की जीत में सबसे बड़ी भूमिका विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन की रही, जिन्होंने टीम के लिए संजीवनी का काम किया। इस पर आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रस्तुत है हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। वेस्टइंडीज ने भारतीय टीम को 196 रन का